चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ पार्लियामेंट से जुड़े हुए, बहुत ही सिंपल। मैंने कहा तुम्हें प्रैक्टिस में बहुत टुच्चे वाले क्वेश्चन देता हूँ, तुम तो हो ही नहीं हो पाते, तो उससे आगे वाला लेवल बढ़ाऊँ कैसे। और ये भी बता रहा हूँ कि मान के चलो लगभग 10 दिन बाद या 8 दिन बाद जब मैं लौटूंगा, उसके आसपास 7-8 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। नेक्स्ट 7 to 8 डेज में पॉलिटी का टेस्ट एक अनाउंस था पहले से, याद करो। तो पॉलिटी का वो टेस्ट होगा और अराउंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक का होगा। ठीक है, अभी मैंने वो अनाउंस कर रखा था एक्चुअली, वो दोनों सेंटर का ले रहा हूँ, दोनों सेंटर का कंबाइन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का मैं अगर पार्लियामेंट तक का लूँगा, क्योंकि जो मेरठ सेंटर है ना उसमें अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ आज, तो वहाँ पर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक ही करा पाऊँगा। तो दोनों बैच का कंबाइन लेना चाह रहा हूँ, तो अभी ड्यूटीज़ तक का टेस्ट ले रहा हूँ, फिर आगे का सेकेंड टेस्ट में आगे का इंक्लूड कर दूंगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक का टेस्ट लूँगा, तैयारी रखना। ठीक है, समय भी है और पढ़ भी रखा है, काफ़ी दिन से पढ़ भी रखा है वो तो आपने। ठीक है, बट हाँ जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग ही आता है, उसका भी ख्याल रखना। अगर वहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया तो ज़्यादा का ले लूँगा। ड्यूटीज तक का अनाउंस कर रहा हूँ, पहले ही बता दूंगा, अगर और आगे कर लूँगा तो 2-3 दिन 4 दिन पहले बता दूंगा। चलो क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन फैक्चुअल ऐसे भी आते हैं, अब ये हमने वैसे नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूँ कि पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कौन कौन स्पीकर्स हुए हैं ये मालूम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान में जगह दी गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कौन कौन बैठे हैं, कौन राज्यसभा के चेयरमैन रहे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट रहे, और कौन स्पीकर लोकसभा के रहे हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन तो यही आया हुआ कि इनमें से कौन इंडिया के स्पीकर अब तक नहीं रहे। क्या होगा आंसर? केवी के सुंदरम। पता था पहले से या गूगल कर लिया था? है? ये वाली साइड खुल गई होगी अभी, पहले आगे तानिया ने खोल दी होगी साइड। अगले वाले में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अगले क्वेश्चन में। ठीक है तो एक यहीं से एक सीख भी लो। जब मेंस में लिखते हो, जब मेंस में लिखते हो, तुम्हारी जीएस की कॉपी देख करके एग्जामिनर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है या तुम किस बैकग्राउंड से पढ़े हो। रीजन ये है कि तुम जीएस में जब लिखते हो तो जिस सब्जेक्ट, या तो यूपीएससी से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, तुमने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है, जीएस में जो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आ रहे हैं वो तो तुम ऐसे जाके लिखोगे, सब लिख डालोगे उसके अंदर, और बाकी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे जीएस में उसमें लेवल तुम्हारा यहाँ जाएगा, तो देखते ही समझ में आ जाएगा अच्छा ये ऑप्शनल है इसका। ठीक है, जीएस में तुम्हारा बैलेंस रहना चाहिए, तुम्हारे हर आंसर सेम लेवल के आने चाहिए। तो या तो उसी लेवल को हर जगह मेंटेन करो, जैसे तुमने यहाँ पर एकदम से खट से आंसर आया, आगे के जो 15-20 क्वेश्चन होंगे उनमें भी यही लेवल मेंटेन रखना है ना, वरना मुझे पता चल जाएगा गूगल कर लिया, सिंपल सी बात है। तो ये समझने की जरूरत है कि ऑप्शनल क्लियर नहीं होना चाहिए एग्जामिनर को चेक करने से कि भाई इसका ये ऑप्शन है, अच्छा ये तो इस वजह से ये लिख रहा है, फिर उसमें भी उसकी एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाएगी, जैसे उसको अंदाजा लगा कि तुम्हारा ऑप्शनल है उसकी एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जनरल स्टडीज का मतलब जनरल स्टडीज, अगर आप देखें कि जनरल स्टडीज जो गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज, जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें साफ लिखा रहता है। अब होता क्या, अब नहीं आता, जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे तो सब ऑनलाइन कुछ था नहीं, सब ऑफलाइन था, तो हमारे मेंस के फॉर्म के साथ गवर्नमेंट का गजट भी आता था। उस गजट के अंदर साफ साफ लिखा रहता था कि स्टूडेंट से क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसमें लिखा रहता था जो कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर्स के लिए इंस्ट्रक्शन, वो भी उसमें लिखी रहती थी। तो वो इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ने को मौका मिल जाता था, हमें समझ में आ जाता था कि एक एग्जामिनर को क्या गाइडलाइन है, कि उसे क्या ढूंढना है उसके अंदर। तो उसमें एक मैसेज साफ रहता है कि जनरल स्टडीज का मतलब है सामान्य अध्ययन, जो एक नागरिक को सामान्य रूप पर, एक पढ़े लिखे नागरिक को पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसको ये पता होना चाहिए। इसीलिए उस सब्जेक्ट का नाम रखा गया जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल जो अध्ययन है वो होना चाहिए। इट इज नॉट द स्पेशल स्टडीज। स्पेशल स्टडीज बीइंग चेक्ड इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट, वहां तुम्हारी स्पेशल स्टडी को चेक कर रहा है वो। ठीक है, तो जनरल स्टडीज को कभी भी स्पेशल स्टडी बना के नहीं लिखना चाहिए, नहीं आते अच्छे नंबर, साफ बता रहा हूँ, क्योंकि तुम सारे सब्जेक्ट्स को तो स्पेशल स्टडी बना के लिख नहीं पाओगे, जो तुम्हारे बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा या ऑप्शनल होगा उसको तो स्पेशल स्टडी बना दोगे, बाकी में क्या करोगे फिर, तो उसे जनरल स्टडीज की तरह से ही लिखना चाहिए ना। ठीक है, तो केवी के सुंदरम है कौन है? ये भी गूगल कर लेते। हाँ, कौन कौन है?
चेक करो कौन है, सिविल सर्विसेज से थे या कहीं इलेक्शन कमीशन में तो नहीं थे, देखना चेक करना कौन थे केवी के सुंदरम, एक बार नाम चेक कर लो। ये भी कर लेते ना, जिज्ञासु बने हो तो पूरे बन जाओ। अरे हाँ, हुकुम सिंह, बलीराम भगत, जीएस ढिल्लन ये हमारे लोकसभा स्पीकर रहे हैं। केवी के सुंदरम क्या रहे हैं? कौन है? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बस तो ज्ञान लो तो फिर ढंग से ले लो, बात ये है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे केवी के सुंदरम, ठीक है। चलो ये भी तो आ सकता है क्वेश्चन, फिर इनमें से कौन इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहा? 4 ऑप्शन ये भी तो आ सकते हैं, और उसमें केवी के सुंदरम का नाम आएगा फिर, इसलिए कह रहा हूँ। चलो एक सीख और मिल गई यहाँ से, है ना। तो आंसर होगा ए, यहाँ तो ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बताओ, हु अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन एक्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा हैज इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। दल बदल के कारण कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा, कौन तय करता है? स्पीकर, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट। ए कितनों का आंसर है? स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। कोई मुझे ये बताएगा आर्टिकल कौन सा है जो मैंने अभी पार्लियामेंट के अंदर तुमको पढ़ाया डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल? हाँ बोलो। आर्टिकल 102, 102, 102 पैरा 1 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट करेंगे डिस्क्वालीफाई, और 102 पैरा 2 की कहानी जो है वो एंटी डिफेक्शन वाली है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा हुआ है, आर्टिकल 102। तो क्वेश्चन भले ही सिंपल है, मैं उसको और टेढ़ा बना सकता हूँ, समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, साथ ही इसी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इसमें आर्टिकल भी घुसा दूंगा, यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने कहा ना इसे भी सिंपल बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन एग्जाम में यही टफ हो जाएगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो यस आंसर है स्पीकर तय करेंगे, दल बदल के आधार पर स्पीकर तय करेंगे, ठीक है। चलो ये बात तो इसका आंसर तो हो गया ए, स्पीकर। आंसर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ, हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके अयोग्यता के बारे में निर्णय कौन लेता है? ए इलेक्शन कमिश्नर, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्रेसिडेंट, ए कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। ए कितनों का आंसर है? इलेक्शन कमिश्नर। बी कितनों का आंसर है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, है आयुष है। सी कितनों का है? ठीक है, और डी कमिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट, किसी का नहीं है। आंसर अभी तो बताया सी प्रेसिडेंट। सुनो, डिफेक्शन पर होगा, 10th शेड्यूल से हो रहा है तो स्पीकर लेंगे, बट इन जनरल डिस्क्वालिफिकेशन अभी तो मैंने बोला था अंडर आर्टिकल 102 पैरा 1 प्रेसिडेंट विल डिसाइड। किसकी रिकमेंडेशन पर डिसाइड करेंगे? इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर डिसाइड करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वो मानेंगे। तो इलेक्शन कमीशन तो डिसाइड माना जाएगा प्रेसिडेंट ने किया, भले ही इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन माना जाएगा प्रेसिडेंट ने किया, तो डिसाइड प्रेसिडेंट, अनाउंस प्रेसिडेंट ही करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। 10th शेड्यूल से, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल से होता है तो स्पीकर, एंटी डिफेक्शन का मामला है तो स्पीकर, अदरवाइज कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जो एडवाइस होगी वो माना जाए, तो आंसर इसका होगा सी प्रेसिडेंट। चलो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। द लोक सभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में लोकसभा सेशन में कम से कम कितनी बार बुलाई जा सकती है, बुलाई जाएगी? कितनों का आंसर ए है? ट्वाइस, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, पांच हो गए। अच्छा, और कितनों का है एक बार बुलाई जा सकती है कम से कम? कितनों का आंसर है? 3 बार बुलाई जाएगी।
और 4 तो किसी का होगा ही नहीं, ठीक है। अब समझो मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने कहा था कि परंपरा है, अगर राष्ट्रपति जितनी बार बुलाना चाहे उतनी बार बुला सकते हैं। अभी परंपरा चल रही है कि 3 बार बुलाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन रूल नहीं है कि 3 बार बुलाया जाएगा। रूल क्या है, लोकसभा के 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो रहा है, तो एक साल में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। वो कह रहा है एटलीस्ट 2 बार तो आएगी, क्योंकि 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 6 महीने में तो रिपीट करना ही पड़ेगा सेशन। लेकिन सीधी सी बात यह है कि 3 बार आजकल बुलाई जाती है, पर ये परंपरा है। 4 बार भी बुला सकते हैं, ये भी तो है कि राष्ट्रपति कितनी बार बुला सकते हैं। तो 3 बार तो बुलाई जा रही है, सामान्यतः 3 बार बुलाई जा रही है, जो परंपरा चल रही है। 3 सेशंस हो रहे हैं, कितने भी सेशंस हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कितने होंगे, तो 2 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 6 मंथ्स में तो बुलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, ट्वाइस होगा, थ्राइस की जगह, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 0R? शून्यकाल क्या होता है? When the proposal of the opposition are considered, when matters of utmost importance are raised, interval between the morning and afternoon session, when a money bill is introduced in the Lok Sabha. B option, when matters of utmost importance are raised. कितने लोगों का B है? आंसर सी होगा। मैंने एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा सा दिया था कि कुछ लोग जो है पीछे खड़े होते हैं जाकर के, कुछ लोग इधर चले जाते हैं टीचर के केबिन में, जब कोई ये अभी इंटरवल चल रहा होता है, तो वो इंटरवल है 2 के बीच में। मॉर्निंग सेशन क्वेश्चन आवर के बाद जो आफ्टरनून सेशन चल रहा होता है, उसके बीच का जो रेसेस टाइम होता है, उसको 0R कहते हैं। नाम भी उसका वहीं से 0R पड़ा ना, 12 बजे से 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 बजे से और 12:30 के बीच में आधा घंटे का समय जो होता है, तो इट्स अ इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून सेशन। तो सी इज द आंसर। हाँ, 1 आवर तो होता नहीं है वैसे, 30 मिनट्स है। पता नहीं अब कौन सी बुक है, किसी बुक की जगह बुक का नाम बता देना, क्या पता ऑथेंटिक है नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। फिर भी वैसे जो 1-2 ऑथेंटिक बुक की अगर लक्ष्मीकांत में कितना लिखा, 1 आवर दिया, 30 मिनट दिया है? 30 मिनट्स होगा लक्ष्मीकांत में, एम लक्ष्मीकांत में 30 मिनट्स है, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने ये अपडेट किया है एम लक्ष्मीकांत तो 30 मिनट्स है, उसमें 30 मिनट्स है, ये बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो, अरे यार गलती हो गई, चलो। तो आंसर होगा सी, इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून सेशन। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the new house meet, the speaker continues in office till, जब नया सदन आएगा इलेक्शंस के बाद, तो स्पीकर कब तक जो है स्पीकर बने रहेंगे, पिछले स्पीकर कब तक स्पीकर बने रहेंगे? लोकसभा इज फॉर्म, जब तक नई लोकसभा का गठन हो जाता है तब तक। स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जब नया स्पीकर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हो जाता है। तीसरा, स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स और गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। स्पीकर, वो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होता है, स्पीकर कहाँ अपॉइंट होता है? वो तो देखो, इसमें स्पीकर इज इलेक्टेड ये वाला पोर्शन ठीक नहीं है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में जाना है तो फिर मैं सी के साथ चला जाऊंगा। सी बात ये है, क्योंकि द न्यू हाउस मीट्स, तो नए हाउस की जो पहली मीटिंग जिस दिन होती है, कई बार उसी दिन स्पीकर इलेक्ट कर लिया भाई दिवे, वैसे होता नहीं है क्योंकि एक दिन में सबकी शपथ ग्रहण हो नहीं पाती, 2-3 दिन लग जाते हैं शपथ ग्रहण में, तो इसलिए स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स। अब इसमें ये वाला पोर्शन को अगर हम इग्नोर कर दें, इस वाले पोर्शन से हमारा सी सही बैठ रहा है, बाकी किसी में तो सही बैठ ही नहीं रहा है एक्चुअली। तो इसमें आंसर सी के साथ जा सकते हो, क्योंकि जिस दिन नया हाउस की मीटिंग होगी उस दिन पुराना स्पीकर नहीं रहेगा, उससे ठीक एक दिन पहले तक, ठीक पहले तक पुराना स्पीकर स्पीकर बना रहेगा। जैसी नए हाउस की मीटिंग होगी, बस उस दिन से जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता ही रखा है। तो इसमें आंसर जो होना चाहिए, इन ऑप्शंस के हिसाब से भी सी होना चाहिए, ये बात ये है। तो सी शुड बी द आंसर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स a party should get to be recognized as the opposition party in the legislature? मिनिमम नंबर ऑफ सीट किसी पार्टी को कितनी चाहिए अपोजिशन पार्टी का दर्जा अपोजिशन पार्टी लेने के लिए? ठीक है, ए कितनों का है 20%, बी कितनों का है 15%, एक, हाँ, सी कितनों का है 10%, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों का, हाँ, तुम्हारा सी भी नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डी होगा फिर तुम्हारा कौन सा है? समझ नहीं पा रही हूँ, आके लिख के आओगे, फिर क्वेश्चन समझाने बैठोगे तो फिर पूछ के आ रहा हूँ, फिलहाल इसमें बताओ आंसर, तो स्किप मार रही हो क्वेश्चन। गोला कौन सा भरोगी, लिख कर तो आना नहीं है, हाँ तो गोला भरो ना ये हमेशा की समस्या है, लिखोगी थोड़ी हो गया मार में। ये देखो एक बात समझना, देखो मैं क्यों इस तरह से बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स निकालना एक टेक्निक है, प्रीलिम्स निकालना आईपीएल मैच खेलने जैसा है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। आईपीएल में आप देखते हो उसे रन बनाने हैं बस, और वो ऐसे नहीं तो ऐसे ही मार देगा, कुछ भी कर देगा वो, कोई कोच नहीं सिखाता बेटे उल्टा बैठ करके ऐसे मार देना, कोई कोच नहीं सिखाता, वो हमेशा उसको ग्लांस सिखाएगा, फुटवर्क सिखाएगा, वो सब सिखाएगा, लेकिन जब रन मारने होते हैं, छक्का चाहिए तो भाई ऐसे भी मार देता है वो टेबल टेनिस खेलने लगता है क्रिकेट के फील्ड पर। लेकिन वो क्यों, उसको स्कोर करना है, चाहे वो कैसे स्कोर हो रहा है, तुरंत उसको डिसीजन लेना है, वो कैसे डिसीजन लेना है। प्रीलिम्स गेम है खुद को एलिमिनेट होने से बचाने का, दैट्स इट। थ्योरी मेंस है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, खूब मौका दे रहा है वो आपको एक्सप्लेन करने का, कॉपी दी उसने आपको, वो लिखो तबियत से, लेकिन प्रीलिम्स में वो आपको लिखने की जगह नहीं दे रहा है, वो आपको डिसीजन लेने की जगह दे रहा है। सिर्फ आपके पास डिसीजन लेने की जगह 4 में से एक डॉट लगाना है आपको, कौन सा लगाना है। तो बी डिसिसिव। प्रीलिम्स के लिए अगर आप कंफ्यूजन स्टेज में जाओगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ फैसला नहीं ले पाओगे, हमेशा घबराओगे। तो आपको प्रीलिम्स का गेम ही है, साइकोलॉजी प्रीलिम्स की है डिसिसिव होना। वो डिसिसिव आप ऑप्शंस देख के रहिए। मैं अगर बीइंग टीचर, मुझे इससे पिछले क्वेश्चन पे कोई फैसला नहीं देना था क्योंकि चारों ऑप्शन गलत थे, बट अब चारों हैं तो मैं क्या करूं, तो फिर मुझे डिसिसिव होना है, इन 4 में फिर मैं इस वाले ऑप्शन के साथ जा रहा हूं भाई, सीधी सी बात ये है, सिंपल सी चीज इसके साथ जा रहा हूं। तो वैसे ही यहां पर भी आपको अब इसमें डिसिसिव होना है। अब या तो आपको अगर सही पता है तो डी भी है और सी भी है ऑप्शन आपके पास, तो डी के साथ चली जाओ, अगर सी ठीक नहीं लग रहा तो। स्किप का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा मैं, स्किप तो तुम सारे स्किप ही कर दोगे सर, आप ही बता दो, स्किप तो करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा मैं। लेकिन वैसे इस क्वेश्चन में अगर अब मैं पूछ ही रहा हूं एक लगाना है, तो फिर कौन सा, सपोज नेगेटिव मार्किंग नहीं तो तुक्का मारोगे, कहां मारोगे, सी पर मारोगे, आंसर डी होगा बस तो यही तो कह रहा हूं, बी डिसिसिव ना, यही तो सिखाना चाह रहा हूं कि आप कितने डिसिसिव हो रहे हो। जब आपको तुक्का मारना है तो आप सी के साथ गए, मैं तुक्का मारूंगा डी को मारूंगा, क्योंकि डी तुक्का है ही नहीं, डी करेक्ट आंसर है। आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, वो ये नहीं कह रहा लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कह रहा अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी तो वो भी होती है जिसके पास एक भी सीट नहीं होती। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% सीट चाहिए हाउस में। अपोजिशन पार्टी तो कांग्रेस पिछले से पिछली बार भी थी, लेकिन उसके पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था पिछली बार। अपोजिशन पार्टी तो इस समय क्या समाजवादी पार्टी अपोजिशन पार्टी है या नहीं है? अपोजिशन में ही बैठती है और अपोजिशन पार्टी है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन समाजवादी पार्टी से नहीं है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए लोकसभा के अंदर 10% सीट चाहिए। आप ऑप्शन में घूम रहे, आंसर क्वेश्चन में छपा हुआ है। आप जहां कंफ्यूज हो रही थी सही हो रही थी, लेकिन उसके बाद आपने आंसर तो गलत ही चुना ना। जो सिखाना चाह रहा हूं कि प्री निकालना, कई बार होता है बच्चों की तैयारी कम होती है वो प्री निकाल देते हैं, सच बता रहा हूं। जो लोग अक्सर प्री निकाल रहे होते हैं ना, वो लोग प्री के लिए सिर्फ एग्जाम से 3 महीना पहले पढ़ते हैं, उन्हें जुगाड़ मालूम है निकलने का। उन्हें यह पता है कि 4 में से उन्हें चारों नहीं आते हैं, पर उन्हें 3 गलत पता है, चौथा सही है नहीं है उन्हें नहीं पता, पर उन्हें पता है ये 3 गलत हैं, और वो निकल जाते हैं, गलती कम करके आते हैं। सारा गेम ये है। प्री के लिए आपको सब जानना जरूरी नहीं है, सच बता रहा हूं। कई बार आप देखते हैं आईपीएल के अंदर बॉलर्स ज्यादा रन स्कोर करके आ जाते हैं, हिटर होते हैं, वो इस माइंडसेट से आया मुझे तो मारना है बस। लेकिन राहुल द्रविड़, ओहो ऐसे पैर रखूंगा, ऐसे करूंगा, यहां रोकूंगा,
ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं कि ऐसे मार दूंगा, मार ही नहीं पाएगा कभी। राहुल द्रविड़ इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन में से एक है, बट वर्ल्ड का बेस्ट स्कोरर कभी नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, या स्कोर करना है, सिंपल सी चीज है, तो वो समझिए। तो प्री के अंदर आपको बहुत सोचने का समय नहीं दे रहा वो आपको, एक क्वेश्चन पर वो आपको 40 सेकंड दे रहा है। कभी भरकर देखिएगा 18 सेकंड गोला भरने में लगते हैं। गोला तो भर के आओगे, उसके बिना तो काउंट ही नहीं होगा। गोला भरने का टाइम मैंने वो भी कैलकुलेट कर रखा है, 18 सेकंड लगते हैं। तो 40 में से 18 सेकंड तो गोला भरने में खर्च करोगे। तो आपके पास कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए और डिसीजन लेने के लिए आपके पास 40 में से 18 घटा दो 22 सेकंड है। जो करना है वो कर लो, वरना उसके बाद कुछ करोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ अगला छूटना है क्वेश्चन, समझ लो। तो आपको उस तरह से अपने आप को प्रीलिम्स के लिए ट्रेन करना है, बात ये है। तो आंसर इसका डी होगा, रीजन बता दिया क्यों होगा, ठीक है। अपोजिशन पार्टी पूछ रहा है, अपोजिशन लीडर नहीं पूछ रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं पूछ रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अपोजिशन की पार्टी में से 10% सीट्स या उससे ज्यादा जिसके पास है, अपोजिशन की पार्टी से। अपोजिशन की पार्टी तो रहती है हाउस में, ये है। जो भी सरकार के फेवर में वोट ना डाले वो सब अपोजिशन में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे सीधे सुपरविजन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है यहां पर हमारे पास। कितने लोग आंसर ए है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स वो एक्चुअली होम अफेयर्स होगा, गलती से ह्यूमन छप गया है, या ह्यूमन रिसोर्स होगा। ए किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है, कोई बात नहीं। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कितने का है? बी। लोकसभा का सचिवालय किस मंत्र किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तीसरा किसी का नहीं है, सी कितनों का है? लोकसभा स्पीकर। अच्छा, डी कितनों का है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसका आंसर सी ही होगा। क्यों होगा? अभी बताया था कि लोकसभा का स्पीकर स्पीकर क्यों रहता है, तब मैंने उसके बाद रीजन बोला था, याद करो। जो कहानियां बोलता हूं और जितनी सुनाता हूं सब में कुछ ना कुछ सवालों के उत्तर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई लोकसभा का स्पीकर क्यों स्पीकर बना रहता है, जबकि उसकी लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, सभी सदस्यों की सदस्यता चली गई है। लोकसभा का स्पीकर स्पीकर नहीं रहता अगर उसकी सदस्यता चली जाए, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी वो लोकसभा का स्पीकर रहता है। वाई? रीजन इज सिंपल कि वो लोकसभा के स्पीकर के साथ साथ लोकसभा सचिवालय का हेड भी है, और उसको लोकसभा के सचिवालयों के कर्मचारियों के डिसिप्लिनरी एक्शंस और वो सब भी देखने होते हैं, उनकी सैलरी और उनके मुद्दे भी देखने होते हैं। तो वो जो है नहीं देख पाता, अगर वो हट जाएगा तो कौन देखेगा? तो इसलिए वहीं से उसका आंसर साफ मिल रहा है हमको। तो आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर होगा सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the maximum number of members representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceed. लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती हैं? ए 10 कितनों की है? किसी का है? बी 15, सी 20 और डी 25। याद करिएगा, मैंने दिखाया भी था आपको। तो 543 है इस समय, 543 है। मैक्सिमम 20 राज्यसभा से हो सकता, वो यूनियन टेरिटरी से सीट हो सकती है मैक्सिमम 20। 530 हो सकती हैं स्टेट से, 530 की 530 स्टेट से ले रखी हैं। मैक्सिमम 20 हो सकती हैं यूनियन टेरिटरी से, लेकिन अभी कितनी ले रखी है? 13 ले रखी हैं। तो ले 13 रखी है, हो मैक्सिमम 20 सकती है, वो मैक्सिमम ही पूछा, तो आंसर क्या जाएगा? 20। प्रेजेंट में कितनी है? 13। बस, तो आंसर होगा सी 20। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ। संविधान में किसकी पोस्ट के बारे में जिक्र नहीं है? द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आंसर ए कितनों का है? बी कितनों का आंसर है? 1 2 3 4। सी कितनों का आंसर है? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
और डी कितनों का आंसर है? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पढ़ा, तो उसमें ऑप्शन आ गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कंफ्यूजन है? इसलिए कंफ्यूजन है। बी और डी में अगर किसी को कंफ्यूजन है, उससे मेरा ये सवाल है कि उसने बी कब पढ़ा? प्रधानमंत्री तो पढ़ लिया था ना, और कभी जब बी नहीं पढ़ा तो कंफ्यूजन क्यों है? मैं वही कह रहा हूं, अगर फिर वही कह रहा हूं ना, जब आपको यहां भी प्री निकालने का तरीका समझो, तुमने जो नहीं पढ़ा वो आएगा। 90% पेपर ऐसा होगा जो तुम्हारा पढ़ावा नहीं होगा, जो तुम्हारा 10% पढ़ावा आ रहा है ना, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन डाला, पहले अभी मैं ये स्लाइड पे जब क्वेश्चन रख रहा था तो मेरे दिमाग में आया ये मैं अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने नहीं पढ़ाया, तो चलो छोड़ देता हूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया यार ये तो पढ़ा दिया ना प्रधानमंत्री, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? उसने यही तो पूछा है कि संविधान में कौन मेंशन नहीं है। जब प्रधानमंत्री पढ़ लिया है तो वहीं तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो तो कहीं मेंशन था ही नहीं। प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से मेंशन हुआ है 2 आर्टिकल में, ठीक है, 3 आर्टिकल में। कौन से हैं 3 आर्टिकल? ऐसे तैयारी हो, मैंने पूछ रहा था इसका आंसर आए। कौन कौन से आर्टिकल है? 3 पढ़ तो लिया तुम लोगों ने, फिर क्यों नहीं याद? और मैंने ये भी बताया केवल 2-3 आर्टिकल में प्रधानमंत्री। 74 में आ रहा है, ठीक है, 75 में आ रहा है, प्रधानमंत्री की सलाह से हटाएगा, ठीक है, 74 में आ रहा है, और तीसरा क्या आ रहा है? 78, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदारी। याद आया? ठीक है, कहीं भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो लिखा ही नहीं है, तो ये कुछ लिखा हो मुझे नहीं पता, मुझे ये पक्का पता ये नहीं होगा। एक ही तो पूछा है उसने, मल्टीपल पूछता तो मैं क्वेश्चन ना डालता अभी, बट एक ही पूछा तो मैं डालूंगा भाई इसको। सिंपल सी बात, ये नहीं पता क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो बी होना चाहिए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, और इसीलिए भारत में अगर संविधान में जिक्र होता, हमेशा भारत के पास उप प्रधानमंत्री होता। इस समय कौन है भारत का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? लॉजिक भी लगा लो, अगर ये संवैधानिक पद होता तो इस समय होता ना, खाली थोड़ी होता। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, या इवन मनमोहन सिंह के समय भारत में उप प्रधानमंत्री तो 2-3 बार ही रहे हैं बस। चौधरी देवीलाल रहे, इसके अलावा जो है आडवाणी जी रहे, ठीक है, और तो मुझे शायद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह को बनाया गया था, शायद बनाया गया था, आई एम नॉट श्योर, बस 3 बार। तो ये पद तो रेगुलर रहा ही नहीं कभी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होता तो हमेशा रहता है। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, डिप्टी स्पीकर तो हमेशा बनता है ना, क्योंकि संविधान में जिक्र है। सीधी सी बात है, तो आंसर क्या होगा? बी। कुछ जगह डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, वो भी संवैधानिक पद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हर राज्य में तो है नहीं। उत्तराखंड का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? कोई नहीं है, हमेशा तो होगा नहीं। यूपी का कोई, यूपी में तो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी पॉलिटिकली खुश करने के लिए बनाया गया था, ये बात है। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा के स्पीकर को कौन निर्वाचित करता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द पीपल डायरेक्टली, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। सी होगा आंसर। वैसे एग्जैक्ट आंसर है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, टोटल नहीं देन, बट देन वाला ऑप्शन कहीं नहीं है, तो फिर मैं टोटल फिर तो मैं ऑल द मेंबर्स के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि इन बाकी 3 ऑप्शन से तो बेटर ऑप्शन सी ही है, तो सी शुड बी द आंसर। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा? इनमें से किसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में वोट डालने का मौका मिलता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों इलेक्शंस में वोट डालने का मौका किसको मिलता है? नंबर 1, इलेक्टेड मेंबर्स टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या हुआ? लोकसभा। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हुआ राज्यसभा। नाउ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं, आगे पढ़ाऊंगा, सब राज्यों में नहीं है, जैसे उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, बट कुछ राज्यों में विधान परिषद है। तो elected members of the upper house of the state legislature, elected members of the lower house of the state legislature। लोअर हाउस क्या हुआ? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, जैसे वहां लोकसभा यहां विधानसभा है। डी इज द राइट आंसर। वो क्या कह रहा है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोट डालने का हक है। राज्यसभा के एमपीज के लिए वोट कौन डालता है? विधानसभा के मेंबर्स, ठीक है, और विधानसभा का मेंबर भारत में वोटर भी तो है, तो जब लोकसभा के इलेक्शंस होते होंगे तब भी तो वोट डालता होगा एज अ वोटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
क्योंकि राज्यसभा के लिए तो वोट वही डाल सकता है और कोई नहीं डाल सकता। राज्यसभा में तो वोटर सिर्फ विधानसभा का मेंबर ही है। राज्यसभा में वोट कौन डालता है? राज्यसभा के एमपीस के लिए इलेक्शन कौन करता है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर। तो राज्यसभा में तो वोट वही डालता है। लोकसभा के लिए सब वोट डालते हैं, तो सब में तो वो भी आता है भाई। एज अ वोटर तो राइट उसका भी। आपके उत्तराखंड के विधानसभा का जो एमएलए होगा उसने लोकसभा के इलेक्शन में जाके वोट तो डाला ही होगा। बस, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, वही है, दोनों में डाल रहा है वोट, लोकसभा इलेक्शन में भी और राज्यसभा में तो वही डाल रहा है और कोई डाल भी नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स इन द राज्यसभा इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स को मिल रहा है वो किस आधार पर मिल रहा है? राज्यसभा में जो स्टेट्स का है ना, कि स्टेट की इतनी सीटें, स्टेट की इतनी सीटें, स्टेट की इतनी सीटें, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है किस आधार पर मिल रहा है? एंड इक्वल नंबर ऑफ सीट्स टू ईच स्टेट। हर राज्य के पास बराबर सीट है। इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, in proportion to their size, in accordance with their resources। आंसर क्या है? लॉजिक लगा लोगे, पॉपुलेशन है। सभी राज्यों के पास बराबर सीट्स नहीं है। अमेरिका में है, ट्रू फेडरेशन के अंदर बराबर ही होती हैं। जैसे अमेरिका के अंदर चाहे स्टेट छोटा है चाहे स्टेट बड़ा है, तो सबसे बड़े स्टेट के पास भी 2 ही सीट है सीनेट के अंदर अमेरिका में, और सबसे छोटे स्टेट के पास भी 2 ही सीट है वहां पर। तो वहां पर हर स्टेट से 2 जा रहे हैं, चाहे वो छोटा स्टेट है चाहे वो बड़ा स्टेट है। पॉपुलेशन वाइज बड़ा है छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं। तो भारत में अगर आप देखें तो यूपी से जहां 30 जा रहे हैं मेंबर, ठीक है, उत्तराखंड से कितने जा रहे हैं? शायद 1 या 2 होंगे, चेक करना, या 3 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे। 3 कहाँ, 3 कहाँ 30? झगड़ा हो गया तो क्या होगा समझ में आता है राज्यसभा में, ऐसा। तो ये कहानी है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। प्रोरोगेशन का मतलब क्या था? सत्रावसान। सत्रावसान, सत्रावसान में से कौन प्रभावित नहीं होगा? सत्रावसान पर कौन प्रभावित नहीं होगा? रेजोल्यूशन, यानी कि कल हमने पढ़ा था संकल्प जो हाउस में मेंबर ला रहे थे, बिल्स विधेयक, मोशंस यानी कि प्रस्ताव, और नोटिसेस। नोटिस तो नोटिस ही होता है। कौन प्रभावित नहीं होगा? हाँ मतलब आंसर बताओ पहले तो। ए कितनों का आंसर है कि रेजोल्यूशन प्रभावित नहीं होगा? ए किसी का आंसर है? नहीं है। अच्छा, बी कितनों का आंसर है? हाँ, सी और डी। फिर तो जब सबने बी पे लगा दिया तो बी ही मेरा आंसर होगा। बताता हूं क्यों। मैं सपोज मोशन लाया, कि भाई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के आया, सपोज मोशन है एक तरीके का, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, और उसके बाद हाउस ही सेशन ही प्रोरोग हो गया, तो मेरे मोशन का क्या हुआ? कुछ नहीं होना, वो मोशन तो खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं कोई बिल लाया, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बोला था कि कोई भी बिल सेशन के प्रोरोग होने पर बिल लैप्स नहीं होता। लोकसभा के डिसॉल्व होने पर बिल लैप्स हो सकता है या शायद ना हो, लेकिन सेशन के प्रोरोग होने पर लैप्स नहीं होता। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बजट सेशन का बिल कंटिन्यू कर जाएगा मॉनसून सेशन में, मॉनसून सेशन का बिल कंटिन्यू कर जाएगा आगे विंटर में, और विंटर में भी नहीं हुआ उस साल तो अगले साल के फिर बजट सेशन में उस पर डिस्कशन शुरू होगा। तो बिल प्रोरोगेशन पर लैप्स नहीं होगा, लेकिन प्रोरोगेशन पर बाकी चीजें लैप्स हो सकती हैं। सपोज मैं आज कोई प्रस्ताव लाया, उधर हाउस ही खत्म हो गया, तो उस सेशन तो खत्म हो गया, प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर उस समय पर। ये बात है, ठीक है, लेकिन बिल लैप्स नहीं होता। तो इन तीनों में मुझे नहीं भी पता बाकी के बारे में, बट बिल के बारे में मैंने कंफर्म बताया था, वही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल। और मैंने बताया ही बिल के बारे में इसलिए था क्योंकि बिल ही है जो लैप्स नहीं हो रहा है, ये है। चलिए आंसर होगा बी। इसलिए कहता हूं क्लास मत छोड़ो, एक एक क्लास अगर सुनोगे ना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसमें सब कवर करने की कोशिश करता हूं, कहानियां सुना करके दिमाग में बैठेंगी। Now, the union territories get representation. यूनियन टेरिटरीज जो है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोकसभा में, राज्यसभा में, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल जाता है। नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? अभी तो देखिए ये तो क्वेश्चंस में आंसर था पीछे। अभी हमने एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, इसका मतलब सीट है तो लोकसभा तो है ही, और राज्यसभा के अंदर वो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन यूनियन टेरिटरीज को कहां मिलता है। अब राज्यसभा का देख लो, अभी
मैंने एक दिन डिस्कशन किया था दिल्ली की राज्यसभा की सीटों की मैंने बात की थी, 3 सीट वहां से हैं, ठीक है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोकसभा की तो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, मतलब लोकसभा में तो जो है वो सॉरी, मैंने ये आपको एक याद करो एक कहानी बताई थी कि राज्यसभा के लिए इलेक्शन में वोट जो है वो एमएलएस डालते हैं, बट सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास विधानसभा है, एमएलएस हैं। बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं 6, उनके पास तो विधानसभा नहीं है, तो वहां राज्यसभा के लिए वोट कौन डालेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कौन वोट डालेंगे, कौन मेंबर्स वोट डालेंगे, या कौन काउंसलर्स वगैरह वोट डालेंगे। ये बात बताई थी, इसका मतलब राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से मेंबर जा रहे हैं, ये बात है। तो बोथ सी, दोनों में जाते हैं, दोनों का आंसर सी। नेक्स्ट, द quorum required to hold meetings of the legislative chamber is what fraction of the total member of the house? हाउस के कोरम के लिए कितना मिनिमम नंबर चाहिए ही चाहिए? कोरम का मतलब क्या था? उस मीटिंग को वैलिड अनाउंस करने के लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उस दिन आने चाहिए ही चाहिए? A 1/3, B 1/4, C 1/6, D 1/10। आंसर क्या होगा? 1/10। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि पहले सबसे पहले स्पीकर क्या करता है, काउंटिंग करा लेते हैं हाउस को शुरू करने से पहले कि 1/10 मेंबर आ गए नहीं आ गए, क्योंकि अगर 1/10 मेंबर नहीं आए इसका मतलब कोरम पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब सदन की कार्रवाई को वैलिड नहीं माना जाएगा। एक कोरम पूरा होना जरूरी है सदन की कार्रवाई को वैलिड बनाने के लिए, तो वो 1/10 है, एटलीस्ट 1/10 मेंबर होने चाहिए हाउस में, तभी कार्रवाई को शुरू करेंगे। वरना स्पीकर क्या करते हैं, थोड़ी देर की छुट्टी कर देते हैं, ठीक है भाई आधा घंटे बाद शुरू करेंगे, ऐसा जैसे हम भी करते हैं कई बार कि बच्चे लेट हो गए, वजह थोड़ी देर में शुरू करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इतने बच्चे तो आ जाएं कि क्लास 4, 5, 6 बच्चे तो क्लास में हो जिससे शुरू कर सके क्लास को, ये बात है। तो ये 1/10 नंबर है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी, ये तो इजी है, हर दूसरे साल पर राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी, हर सेकेंड ईयर पर। Next question, what is the minimum age for election or appointment as a member of the Rajya Sabha? 30। बी, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 30 साल, ठीक है। इसमें लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। लोकसभा की कितनी है? 25। राष्ट्रपति बनने के लिए 35। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35। उपराष्ट्रपति की 35 है, राष्ट्रपति की भी 35 है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की एज के अलावा बाकी क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? ये तो इंडियन सिटीजन तो सबके साथ है, इसके अलावा क्या होनी चाहिए? हो वो तो चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए बाकी वो चाहिए, लिखा हुआ था। राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 साल कम से कम एज हो, और बाकी वो क्वालिफिकेशंस हो जो लोकसभा का कैंडिडेट बनने के लिए चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए क्या था? भारत का नागरिक हो, 35 साल की एज हो, और राज्यसभा का कैंडिडेट बनने की क्वालिफिकेशंस उसके अंदर हो। एक क्वालिफिकेशन वो भी है, वो ध्यान रखनी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की है और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की है, ठीक है। तो यहां पर होगा 30 ईयर्स, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? संसद सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 21, 25, ठीक है, यस, आंसर है 25, बी। क्यों? आप या तो लोकसभा के सदस्य बने या राज्यसभा के, लोकसभा बनने के लिए मिनिमम 25 चाहिए, तो मतलब क्वेश्चन मैं बस इसलिए डाला था, ये ऐसे भी आ जाता है, वैसे ना करके ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। चलो, when can the speaker exercise his right to vote in the house? स्पीकर अपना वोट डालने का हक हाउस में कब इस्तेमाल कर सकता है? whenever he desires, जब वो चाहे। सी, only in the event of equality of votes, ठीक है। टाई होगा तभी वो करेगा, उसको वोट भी नहीं बोलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें कास्टिंग वोट है, वैसे एग्जैक्टली वर्ड है कास्टिंग वोट। स्पीकर वोट तो डालता ही नहीं है, वोट डालेगा कब डालेगा? जब उसको ही रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा तब वो वोट डालेगा। क्यों? क्योंकि जब उसके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा तब वो स्पीकर की चेयर पर नहीं बैठेगा, तो वो मेंबर होगा, तो वो वोट डालेगा। तो वोट तो वो तभी डालता है जब उसको रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होता है, अदरवाइज वो कौन सा डालता है? कास्टिंग वोट डालता है।
अब वो ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं इसके साथ जाऊंगा, टाई के साथ, ये बात है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज, भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से किस मायने में अलग है? ए, बोथ अ रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, भारत में रियल और नॉमिनल दोनों एग्जीक्यूटिव हैं, किस मामले में ब्रिटेन से अलग है? वास्तविक कार्यकारी और नाम मात्र का कार्यकारी दोनों है भारत में। बी ऑप्शन है, वो कह रहा है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से कैसे अलग है हमारा? अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, भारत में सामूहिक जिम्मेदारी है। सी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका, 2 हाउस की विधायिका इंडिया में। सी, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, भारत में जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन है। आंसर हाँ, सबका डी है, कुछ को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, बी। बी क्या है? सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसके लिए ना इन कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। देखो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, जैसे प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड हो गए, प्रधानमंत्री रियल हेड हो गए। क्या ये चीज ब्रिटेन में है या नहीं? वो कह रहा है किस मामले में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है, तो ये चीज क्या ब्रिटेन में है या नहीं? ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में देयर इज अ पोस्ट ऑफ किंग एंड देयर इज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वहां भी है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड किंग इज द नॉमिनल हेड, उसके नाम से काम वहां पर होते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये मॉडल लिया भी हमने वहीं से है, तो ये तो इनमें तो हम दोनों में डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। अब बी ऑप्शन पर आते हैं, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ जाएगी, उसे अगर हटाया जाएगा तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को संसद हटा सकती है। ये भारत में है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव हमने पढ़ लिया, ला करके हटा सकती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। ब्रिटेन में भी अगर हम देखें तो जो वहां की सरकार है, वहां का भी ब्रिटिश सिस्टम में जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल मिनिस्टर है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। वहां की संसद भी उनको हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव। ये मॉडल लाए वहीं से हम, अविश्वास प्रस्ताव वाला, तो वहां भी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पर भी है। वहां भी पूरी सरकार को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव से, जैसे हमारे यहाँ हटाया जा सकता है। तो बी में भी अंतर नहीं है। सी है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि बाई कैमरल होने का मतलब 2 होना, 2 सदन। तो भारत में 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ऐसे ही ब्रिटेन में भी 2 हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पर भी 2 हाउस है, यहाँ पर भी 2 हाउस है। तो ये मॉडल तो वहीं से हमने लिया है। और ये बाइकैमरल सिस्टम तो भारत में ब्रिटेन ही ले आया था 1919 में। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से इंडिया में ये 2 हाउस तो ब्रिटेन ही लेकर के आया था इंडिया के अंदर। नाउ तीसरा, अब चौथा है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? संसद के कानूनों की लीगैलिटी को चेक करने का जुडिशरी का राइट, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने का जुडिशरी का राइट। इंडिया में जुडिशरी को ये राइट है, बट ब्रिटेन में क्योंकि सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, नो वन कैन चेक द पार्लियामेंट, तो वहां पर कोर्ट जो है पार्लियामेंट के लॉ को रिव्यू नहीं कर पाती है। बट इंडिया में पार्लियामेंट के लॉ को जुडिशरी रिव्यू कर पाती है और इनवैलिड भी अनाउंस कर सकती है। तो ब्रिटेन में क्योंकि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू है। तो डी के मामले में ब्रिटेन और इंडिया अलग अलग हो जाते हैं। तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, डी इज द आंसर। खत्म हो गई क्या? चलो खत्म हो गई, बस तो इतना ही रखते हैं, वैसे भी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। तो अब इससे आगे मैं आऊँगा, मोस्ट प्रॉब्ली मेरी क्लास होगी 28 या 29 के आसपास से। अभी शेड्यूल बनेगा, तो सीमा मैम बनाती हैं शेड्यूल, तो 28-29 तक शायद सीमा मैम की क्लास चलेगी। उसके बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। चलिए, इतने टेस्ट की तैयारी रखना। टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं आएगा। मुझे बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तुम लोगों के नेगेटिव में नंबर आते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं ये कह के जा रहा हूँ, नेगेटिव में नंबर आएंगे तो दुख होगा।